हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जीएस का एक टॉपिक जो ब्रिटिश इंडिया में जो इकोनॉमिक पॉलिसीज चलाई थी उन्होंने, उसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ा और उससे जो क्वेश्चन निकल सकते हैं आपके लिए हम लेके आए हैं, जिससे आप बहुत ही अच्छे ढंग से समझ सकते हैं। तो सबसे पहले देखें कि जो ब्रिटिश इंडिया था उसका उद्देश्य भारत में क्या था, अधिक से अधिक पैसा कमाना। तो इसलिए उन्होंने एक नई टाइप की एक एग्रीकल्चर टैक्स के लिए, एक परमानेंट टैक्स के लिए सबसे पहले क्या किया, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने परमानेंट सेटलमेंट नाम से एक पॉलिसी चलाई, जिसमें किसानों को एक 20 साल के लिए या 30 साल के लिए, उसमें हालांकि पहले तो 20 साल के लिए था, 20 साल के लिए परमानेंट क्या कर दिया, उसका टैक्स कर दिया। और उसमें यह कर दिया कि अब जो टैक्स होगा वो 20 साल तक लगातार क्या होगा, ब्रिटिश जो कंपनी थी उसको जमा होता रहेगा। उससे ब्रिटिश का जो टैक्स से संबंधित जो इनकम थी वो तो फिक्स हो गई और लगभग 20 साल तक फिक्स हो गई। उससे क्या हुआ, जो भारत के जो किसान थे वो बहुत ज्यादा प्रभावित हुए। तो सबसे पहले किसने चलाई है, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भारत में। हालांकि और भी चली थी, लेकिन हम सबसे पहले परमानेंट सेटलमेंट की बात करते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने चलाई, जिन्होंने सिविल सर्विस की शुरुआत की थी भारत में। उन्होंने ही सिविल सर्विस के लिए लगाने के लिए, एग्जाम करने के लिए लगाने के लिए जो सिविल सर्विस का सबसे पहले बार प्रयोग हुआ था वो लॉर्ड कॉर्नवालिस के काल में हुआ था। तो उन्होंने सबसे पहले परमानेंट सेटलमेंट नाम से एक पॉलिसी चलाई, जिसका टैक्स था लगभग 90%। और उस 90% का, क्योंकि उसमें बीच वाले बिचौलिए भी थे। बिचौलिए कौन था, जमींदार। जो जमींदार था उसके बीच में वो क्या करता था, अगर किसानों से जो ऋण था लिया गया टैक्स, उसका बढ़ाकर क्या करते थे, जमींदार लेते थे और बाकी जमा किससे करवाते थे, कंपनी को। तो इसका मतलब बीच में हो गया, पहले किसान से लेगा जमींदार और जमींदार से कंपनी। तो इसका मतलब जितनी कंपनी ने लेनी है तो जमींदार उससे ज्यादा लेगा। तो इसलिए किसानों पर बोझ ज्यादा बढ़ता गया और बोझ बढ़ने की वजह से क्या हो गया, किसानों की हालत बहुत खराब हो गई। वो लोन, जो गांव में लोन देने वाले थे उनसे बार बार लोन लेने के बाद भी उनकी जमीन को क्या हो गया, जब्त हो गई। अब किसानों के पास कोई ऑप्शन नहीं रहा, इसलिए वो उसको भी छोड़ के भागने लगे, उसको भी छोड़ने लगे। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ये बंगाल, बिहार और उड़ीसा के भाग में ज्यादातर इसका प्रयोग किया गया और नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ इंडिया में भी लागू हुई जो पार्ट है कॉर्नवालिस ने। लेकिन इससे संबंधित एक सूर्यास्त कानून भी था। अब इसका प्रमुख कारण क्या था, क्योंकि अंग्रेजों को एक ऐसा गुट चाहिए था जो उसकी पैरवी करे, जो उनकी तरफ से हो। इसलिए अंग्रेजों के लिए सबसे अच्छा पॉलिसी ये थी कि उसने जमींदार एक वर्ग को अपनी तरफ खींच लिया, जो क्या करता था, जो अंग्रेजों की तरफ से गांव वालों या किसानों का विद्रोह उस रूप में करता था कि किसान ये समझते थे कि हमारा जो विद्रोह है या हमारा जो सबसे जो मेहनत है वो कौन लेके जा रहा है, जमींदार। इसलिए कंपनी एक इस तरह का सिस्टम चाहती थी, जो कंपनी के लोग ना, वो जो गांव के लोग या किसान है वो कंपनी पर डायरेक्ट हमला ना करे, कंपनी को न समझे कि कंपनी ने ये किया है, जबकि किसको समझे, एक जमींदार वर्ग को। तो दूसरा, इसमें सूर्यास्त कानून भी था। हालांकि सूर्यास्त कानून क्या था आप ये समझे, इस कानून के तहत ये कहा गया था, अगर कोई जमींदार समय पर अपनी लगान नहीं चुका पाता है उनसे, किसानों से लेकर, तो उसकी जितनी भी संपत्ति वो जब्त कर ली जाएगी और उसकी नीलामी कर दी जाएगी। इसकी वजह से कई जमींदारों की जमींदारी भी छिनी और 1857 का जो विद्रोह था उसमें कई जमींदार इसलिए भी शामिल हुए थे क्योंकि अंग्रेजों ने उनकी जमींदारी छीनी थी, उनकी संपत्ति को कुर्की की थी या संपत्ति को जब्त किया था। अब दूसरी बात करते हैं, परमानेंट सेटलमेंट के बाद महलवारी व्यवस्था। महलवारी व्यवस्था मतलब इसमें क्या था, बीच में जमींदार था। अब कंपनी और किसानों के बीच कोई, यहाँ पे भी जमींदार एक वर्ग था वो हटा दिया। अब कंपनी क्या हो गया, गांव से कनेक्ट करने हो गई। अब कंपनी किससे कनेक्ट होगी, गांव से। अब गांव का जमींदार या गांव का मेन आदमी या पूरा गांव क्या करता था, टैक्स की
देनदारी करता था, मतलब कंपनी से डायरेक्ट कांटेक्ट हो गया था। हालांकि इसमें रेट क्या थी, थोड़ी सी कम थी उससे, उसमें 90% थी, इसमें क्या थी 50 से 60%। लेकिन उनका उद्देश्य भी क्या था, सबसे ज्यादा शोषण करना। और ये सबसे पहले होल्ट मैकेंजी ने लागू की थी, होल्ट मैकेंजी, लेकिन बाद में एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू करके देखी थी। इसका भी 30 साल वो थी, इसका रिन्यूएशन दोबारा 30 साल बाद चेक किया जाएगा। उसके भी उसमें आमदनी कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है। लेकिन तीनों में आप देखें, तीनों में किसानों के विकास के लिए, कृषि के विकास के लिए कोई भी प्रयास नहीं किए गए। दूसरा, ये पूरे तरह से लागू करने में लॉर्ड विलियम बेंटिक, जो पहला भारत का पहला गवर्नर जनरल बना था, उन्होंने 1833 में इसको लागू किया था। किस किस क्षेत्र में, नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ वेस्ट और राजस्थान, पंजाब, इस क्षेत्र में, पंजाब प्रोविंस का मतलब उस समय जो उत्तर प्रदेश का भाग था वो, और सेंट्रल इंडिया और मध्य भाग में भी, मध्य भारत में भी ये लागू हुई। तीसरी बस्ती है रोहितवाड़ी, रोहित का मतलब किसान। तो कंपनी अब डायरेक्ट कंपनी को दोनों टर्म करके देखा, दोनों को चेक किया कि किस में ज्यादा हो सकता है, तो इसलिए लास्ट में किस पे आ गई कंपनी रोहित किसानों पर आ गई। अब किसानों से क्या कर लिया, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर लिया। ये एलेक्स रीड के द्वारा लागू हुई, इसमें भी 50 से 60% ही था टैक्स। और बंगाल, बॉम्बे और आसाम, इस क्षेत्र में इसको लागू किया गया। लेकिन इसमें मिडलमैन नहीं था, इसमें भी मिडलमैन नहीं था। परमानेंट सेटलमेंट में मिडलमैन था, मतलब उसमें जमींदार था बीच का। अब कोई मिडलमैन नहीं था। तो ये जो लागू हुई, तीनों का उद्देश्य अंग्रेजों का अधिक से अधिक टैक्स प्राप्त करना। लेकिन इन पॉलिसीज की वजह से बहुत से किसानों को, सबसे पहले भारत के जो ग्रामीण क्षेत्र में, उसमें आर्थिक विभिन्नता देखी गई कि कुछ लोग तो बहुत ज्यादा ऊपर उठ गए और बहुत कुछ लोग बहुत ही भुखमरी की तरफ चले गए। इसका कारण क्या था, परमानेंट सेटलमेंट की एक तो कारण यह था कि जमींदार वर्ग का उभरना। दूसरा, क्योंकि कुछ कैश क्रॉप भी गई। कैश क्रॉप का मतलब, जिसका हम बोले तो जिस प्रकार ये नील विद्रोह हुआ, नील का मतलब नील को उगाया जाता था पहले, और फिर उसको वेस्टर्न पश्चिमी यूरोप में बेचने के लिए कंपनी लेके जाती थी। और यहाँ पे प्लांटर होते थे। प्लांटर मतलब जिसकी, जो अंग्रेज जो भारत आए हैं वो क्या एक जमीन को खरीदेंगे और वहाँ पे किसानों को इस क्षेत्र में इतने उसमें रूल ये थे कि भाई इतने % पर कृषि करनी जरूरी है। लेकिन उन सब के कारण कुछ विद्रोह हुए। अब वो विद्रोह क्या क्या थे, नील विद्रोह हुआ सबसे पहले। और नील विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था कि किसानों को परमानेंट ये कहा गया कि जो उनकी खाद्य फसलों की जगह क्या यूज करने लगे, नील की खेती करने लगे। और नील की खेती क्या थी, जहां पे नील होती थी उस क्षेत्र में वो उपजाऊ भूमि को भी क्या बना देती थी, बंजर। इसलिए भी इसका विरोध हुआ और बाद में इसको एक विद्रोह के रूप में बाहर सामने आया। बाद में उसके लिए सरकार, ब्रिटिश सरकार कानून लेकर आई और खत्म किया गया। उसके बाद दूसरा है डेक्कन रोहित। दक्कन में 1875 में महाराष्ट्र के आसपास इसके विद्रोह कारण क्या थे, नील विद्रोह। और दूसरा जो ज्यादा मात्रा में क्या हुआ, टैक्स बढ़ाया उसका। तीसरा सबसे पहले हम देख करते हैं जिसमें महात्मा गांधी शामिल थे, बारदोली के आप पता हो, बारदोली की महिलाएं गुजरात में, जिन्होंने 22% टैक्स बढ़ा दिया था सरकार ने। तो उसके विद्रोह में जहां कौन थे, वल्लभ भाई पटेल भी थे इसके विरोध में, तो महात्मा गांधी के साथ उन्होंने विद्रोह किया। उससे अगला संथाल विद्रोह झारखंड में हुआ। संथाल विद्रोह झारखंड में, और जिसमें जिनके नेता थे सिद्धू व कान्हू, जिन्होंने इसका विद्रोह का प्रमुख नेता के रूप में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया। मोपला केरला में हुआ, और ये इसलिए हुआ क्योंकि वहां पे जमींदार, ये जो परमानेंट सेटलमेंट लागू हुआ, जमींदार एक हिंदू था और वहां की जनता क्या थी, मुस्लिम थी, और वो उन पर बहुत ज्यादा अत्याचार करता था, इसलिए वहां पे मोपला विद्रोह हुआ। और लास्ट का चंपारण को आपको पता है कि जिसमें नील की खेती मेन पॉइंट था। 1917 में महात्मा गांधी का पहला ये आंदोलन था और उन्होंने 3 कठिया सिस्टम था, इसको बदलवाया सरकार से, इसके लिए मना करवाई। तो हम देखते हैं कि जो सिस्टम था रेवेन्यू सिस्टम, लैंड रेवेन्यू सिस्टम,
उसने भारत की किस तरह आर्थिक स्थिति को बहुत ज्यादा कमजोर कर दिया। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसलिए कृपया करके शेयर करें, सब्सक्राइब करें।